बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और हमास के मुश्तरका हमलों के हवाले से कुछ इत्तलात हैं कि उन्होंने इसराइल को निशाना बनाया है और इसराइल ने जंगबंदी के बाद मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है और फ़लस्तीनियों को, निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। ये आज का हमारा मौज़ू होगा। इसके अलावा इराक़ में जो है, शाम के इलाके में ईरानी फ़ोर्सेस के 2 एहलकारों को इसराइल ने शहीद किया है। ये इलाका जो है, ये रूस के भी यहाँ पे कुछ मफादात थे और रूस ने बाकायदा वार्न किया हुआ था इसराइल को कि अगर इस इलाके में इसराइल ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसका फिर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तो इसराइल ने वहाँ पर मुदाखलत करते हुए ईरानी फ़ोर्स के 2 एहलकारों को शहीद किया है। इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और अफ़गानिस्तान अब दुनिया में अपने पाँव जमाने लग गया है, ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, इसराइल ने अपने तमाम सफारत खानों में मोसाद के एजेंट भेज दिए हैं और जो ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद थे उनको भी ये टारगेट दिया है कि वो जहाँ पर भी हमास के रहनुमा मुकीम है जिन मुल्कों में, उनको वो निशाना बनाए। ये इसराइल की जानिब से जब मामला लीक हुआ और बाकायदा ये धमकी दी गई इसराइल की जानिब से कि वो हमास के रहनुमा जो दीगर ममालिक में मुकीम है उनको निशाना बनाएंगे, तो उसके बाद हमास ने भी इसका जवाबी वार किया है और हमास ने कहा है कि जहाँ जहाँ इसराइली सफारतकार हैं दुनिया में, वहाँ पर हम उनको निशाना बनाएंगे। तो ये एक जो तसादुम की सूरत हाल है, ये जो हमास इसराइल जंग है, अब इसका दायरा पूरी दुनिया में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसराइल ये हिमाकत करता है और किसी हमास रहनुमा को वहाँ किसी और मुल्क में निशाना बनाता है तो उसके रद्द अमल में हमास जो है वो भी इसराइली सफारतकारों को निशाना बना सकती है। तो यूँ ये जंग जो है वो इसके बढ़ने का खदशा है कि ये दूसरे मुल्कों में भी पहुँच जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, शाम का एक इलाका है जो गोलान के करीब है, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से रूसी जो है वो फ़ौज मौजूद है और इस इलाके के हवाले से रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को वार्न किया था कि अगर इस इलाके में इसराइल ने हमले करने की कोशिश की तो वो बराह रास्त रूसी मफादात पर हमला होगा और फिर उसका इंतकाम रूस खुद लेगा। अब इसराइल ने ये किया है कि शाम के इन इलाकों में ईरानी फोर्सेस के 2 एहलकारों को शहीद किया है और उसका ईरान ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया है और इसराइल को बाकायदा ईरान ने धमकी दी है कि आपने ये जो हमारे 2 एहलकार शहीद किए हैं इनका इंतकाम लिया जाएगा। अब ईरान की इस धमकी के बाद रूस ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को ये कहा है कि अगर आपको इस हवाले से मना किया गया था कि आपने इन इलाकों में मुदाखलत नहीं करनी, इन इलाकों में किसी मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन आपने ईरानी फोर्सेस पर हमला करके रूसी मफादात को नुकसान पहुँचाया है और रूसी वार्निंग को नज़रअंदाज किया है। तो अब तेहरान और मास्को के दरमियान इस हवाले से बाकायदा हॉटलाइन रब्ता हुआ है और ईरान और मास्को ने मुश्तरका तौर पर इस मामले का रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है और हो सकता है कि आज रात या कल तक ईरान और रूस मुश्तरका तौर पर इसराइल पर हमला कर दे। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने जो गोलान के करीब इलाके हैं वहाँ पर इसराइली मफादात को निशाना बनाया है और 3 शहरों में हिज़्बुल्लाह ने भरपूर हमले किए हैं। इनमें रमला है, रूसियात है और शफिया है। ये तीनों शहरों में हिज़्बुल्लाह लुबनान ने भरपूर कार्रवाई की है और इसमें इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन चूँकि आलमी मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग जो है वो इसराइली कंट्रोल में है, इसलिए उन पर यकतरफाई खबरें चलाई जा रही हैं और ये तस्वीर पेश की जा रही है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की तबाही और बर्बादी कर रहा है, उसके रद्द-ए-अमल में हमास कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमास भी बदले ले रही है, हिज़्बुल्लाह भी अपनी कार्रवाइयाँ किए हुए है और यमन से भी हौसी जो है वो भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। तो यूँ 3 महाज़ों से इसराइल को पिसपाई हो रही है और 3 महाज़ों पर जंग जारी है इसराइल के खिलाफ। तो इस 3 महाज़ों की वजह से इसराइल काफ़ी परेशान है और अब चौथा महाज़ खुलने जा रहा है कि रूस और ईरान शाम की तरफ से इसराइल पर हमलावर होने की प्लानिंग कर चुके हैं
اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی خوفناک نکلنے جا رہا ہے، اور یہ جنگ کے جو شعلے ہیں وہ بھڑکتے اور بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ میڈیا کو کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے وہ اصل حقائق دنیا تک نہیں پہنچنے دے پا رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ایک نئی لہر ہے، لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میڈیا چونکہ ظاہر ہے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے تو وہ ان چیزوں کو دکھا نہیں رہے، لیکن دنیا بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارا جو دوسرا موضوع تھا وہ افغانستان دنیا میں اب آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پھیلانے لگ گیا ہے۔ افغانستان نے چین میں اپنا سفیر مقرر کر دیا، اور گزشتہ روز چینی سفیر نے بیجنگ میں اپنے جو کاغذات تھے، وہ اپنی دستاویزات وہ چینی صدر کو پیش کی، اور باضابطہ طور پر وہاں پر وہ تعینات ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بھی افغانستان نے اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں سفارتی۔ ابھی باضابطہ طور پر انڈیا میں سفیر تو کوئی نہیں گیا افغانستان کا، لیکن چین میں افغانستان نے اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے، اور چین دنیا میں پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان کو باضابطہ طور پر اب تسلیم کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان بھی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ظاہر ہے اس بلاک میں شامل ہو گیا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل مخالف بلاک ہے، جس میں روس، ایران، چین آلریڈی موجود تھے، اور اب افغانستان بھی اس بلاک کا حصہ بن گیا ہے، جبکہ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ بھی روابط کیے جا رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کو اس بلاک میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب یہ بلاک میں اس کی ممبر سازی ہو گئی، اس کے ارکان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو پھر اسرائیل کے خلاف باضابطہ طور پر ایک جنگ چھیڑی جائے گی، اور یہ جنگ بڑے پیمانے پر ہوگی۔ ادھر یوکرین نے بھی اپنی شکست تسلیم کی ہے، اور یوکرین کے صدر نے باضابطہ طور پر یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں جو توقع تھی کہ وہ یورپی یونین اور امریکہ کی مدد سے روسی افواج کو شکست دیتے ہوئے اہداف حاصل کر لیں گے، مگر انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ وہ یہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس حوالے سے یہ جو صورتحال ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی شکست کی عکاس ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو مشترکہ پلاننگ کرتے ہوئے یہ صورتحال چھیڑی تھی، اس جنگ کا آغاز کیا تھا، اس میں انہیں سوائے اپنے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تسمر شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔